हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी के लिए फिर से हम एक शानदार सेशन लेकर आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से मैम की क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। तो साथियों, आज से मैं भी क्लासेस लेने लगा हूं। तो आप सारे बच्चों के लिए फिर से एक सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो साथियों, आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। हम बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ जो है जुड़े हुए हैं और ऑलवेज आपको ऐसा ही कंटेंट मिलते चलेगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझकर आंसर करिएगा। पादपों के क्लोन बनाए जाते हैं लैंगिक जनन द्वारा, संकरण द्वारा, कायिक जनन के द्वारा, उत्परिवर्तनीय प्रजनन के द्वारा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, बात करते हैं इसकी जो है क्लोन की। ठीक है, क्लोन मतलब आपका आपके फ़ोन में भी एक क्लोन बनता है। सेम उसी तरीक़े से जो है यह जो है कायिक जनन द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? कायिक जनन। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होती है कि सर बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें हमें प्रोवाइड करिए। तो साथियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके इंग्लिश मीडियम के लिए भी, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए हिंदी मीडियम में भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित कायिक जंतुओं जैसे कि बीजांडकाय तथा अध्यावरण द्वारा द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहते हैं? द्विगुणित बीजाणुता, अपबीजाणुकता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, असंगजनन। आप सभी साथी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अगर आंसर की मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर होगा अपबीजाणुकता, ऑप्शन नंबर बी। कितने साथी जो है प्रॉपर ऑप्शन नंबर बी कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर आप लोग बताइएगा हमें। सामान्य सहायक कोशिका है, आपको बताना है कौन सा साथियों सहायक कोशिका है। अगुणित द्विगुणित निषेचन के बाद, द्विगुणित निषेचन के बाद त्रिगुणित क्या हो सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा ना, कौन सा सेल की बात किया इसने? ये जो है साथियों सहायक सेल की बात किया, तो ये होते साथियों अगुणित। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। आइए जरा आगे। रिचमंड लैंग प्रभाव प्रदर्शित होता है ऑक्सिन्स द्वारा, जिब्रेलिन्स द्वारा, काइटिन द्वारा, शर्करा द्वारा। आपका जो आंसर निकल के आएगा ना वो साथियों क्या आ सकता है? तो साथियों बात करते हैं रिचमंड की, तो यह जो है साथियों आपका काइटिन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वातरंध्र प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, स्पर्शनुवर्तन, सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या आंसर है? आपका राइट आंसर होगा ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ के लिए काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स करेंगे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, समाधान स्टडी के टेलीग्राम पर। आइए आगे। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जलोद्भिद पादप तालाब से क्यों गायब हो जाते हैं? अत्यधिक प्रकाश नुकसानदेह है, वे छायादार स्थानों पर चलते हैं। आइए आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, और सी की भी हम लोग बात करेंगे। पानी का वाष्पीकरण पादपों को मार देता है, उच्च ताप जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, जिसमें नेट प्राथमिक उत्पादकता घट जाती है। जी हाँ साथियों, आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बेसिक ही ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। बहुत शानदार आंसर आप सभी साथी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके रोपण से रेगिस्तान को सहित भूमि में परिवर्तन या परिवर्तित किया जाता है? पहला है आपका हेलोफाइट्स, जिसे हम लोग जो है लवण मृतोद्भिद कहते, उष्णकटिबंधीय पादप, बालुकोद्भिद, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सेलोफाइट्स। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह साथियों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
रिवीजन जरूर करना है ताकि आप इसे भूल ना पाए। पादपों में यूवी अल्ट्रावायलेट किरण की बात कर रहा है, किरणों से बचने वाला वर्णक हरित लवक, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, केरोटीनॉइड। आपका राइट आंसर है साथियों डी, केरोटीनॉइड। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है भूमंडलीय उष्मीकरण के साथ प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। वर्षण, पुष्पन, श्वसन, बीज अंकुरण। क्या हो सकता है? आपका जो राइट आंसर होगा वह बिल्कुल वृषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है? पहला ओसिमस सेक्टम, एविना सटाइवा, कोमीफोरा वाइटाई, टफ्रोशिया। आप सभी साथी ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आंसर अगर करते हैं कोमीफोरा वाइटाई बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागोद्भव प्रक्रिया है। पहला परागकण का निर्माण, परागकोश का विकास, पुष्पकलिका का खुलना, वृत्तिका द्वारा परागकण का अधिग्रहण। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होगा पुष्पकलिका का खुलना। डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा। हम रेगुलरली आपको क्लासेस दे रहे हैं साथियों, आप लोग सेशन को शेयर जरूर करते चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग है कौन सा? बैगन का लघु पत्र रोग, आलू की अगेती अंगमारी, जौ का सल्तकंड, पुरमिल आसिता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल व केवल एक होगा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग की अगर बात करते हैं तो वह होगा बैगन का लघु पत्र रोग। ऑप्शन नंबर ए। निश्चित तौर पर बोला है कि अर्गट रोग के लक्षण प्रकट होते हैं पुष्पक्रम में, जड़ में, तने में, पत्तियों में। इसका जो सही आंसर होगा क्या ए हो जाएगा? क्या पुष्पक्रम इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी प्रकार से रेशा प्रदान करने वाला एक बीज पत्ती फल है। पहला कपास, क्रोटोलेरिया, नारियल, कस्कोरस। क्या हो सकता है? तो भाई साहब आपका आंसर होगा नारियल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते साथियों। उत्तक संवर्धन में पराग कणों से भ्रूणाभ का निर्माण होता है। कैसे होता है? किस में होता है? पहला अंग विकास, द्विनिषेचन, परागनली संवर्धन, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता। क्या लगाएंगे आप लोग बता सकते? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका आंसर राइट आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। आपको टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और डेफिनेटली आपने सही आंसर चूज़ किया है। आइए जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लाइसीन आवश्यक अमीनो अम्ल है क्योंकि यह दुर्बल होता है, इसमें उच्च पोषण गुणवत्ता होती है, यह सभी प्रोटीन्स का निर्माण या जो है आपका महत्वपूर्ण घटक है, यह मानव शरीर में नहीं बनता है तथा भोजन द्वारा प्राप्त होता है। किसकी बात कर रहा है? लाइसिन की बात कर रहा है। तो कोई बताएगा कि सर बेशक आप सभी लोग डी करेंगे तो बिल्कुल सही होगा कि यह मानव शरीर में नहीं बनता है तथा भोजन द्वारा प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, यही आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि किसी प्रोटीन्स की विशिष्टता निर्भर करती है। आप सभी लोग आंसर करते चलिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। मैं फिर आंसर आपको बताते चलूँगा कि साथियों तंत्र में उपस्थित उनकी मात्रा पर, अमीनो अम्ल अणुओं की रेखीय प्रक्रम पर। साथियों बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर जिन भी भाइयों ने बी लगाया है सर बहुत बढ़िया, सही आंसर है। एक न्यूक्लियोइड है, क्या है साथियों? आपका थायमिडिन,
साइटोसिन, यूरिडिली जो है आपका यूरिडिडलिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर जो है ग्लूटामिक अम्ल, क्या हो सकता है? तो साथियों सी बिल्कुल सही है। कितना क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे वो जरूर से बताइए, इसमें तो थोड़ा डाउट है। तो देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड क्रम में 4 परिमिडीन क्षारक होगा? तो यहाँ पर आपको बी भी आपका सही होगा, साथ में आपका डी भी सही होगा। 2 आंसर सही है साथियों। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि पेक्टिक पदार्थों को सामान्यतः अभिरंजित किया जाता है, तो बता सकते हैं। आपका पहला है लाइट ग्रीन, आयोडीन, मिथिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्या आंसर कर सकते हैं भाई साहब आप लोग? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिलीन ब्लू इज द राइट आंसर। कितने साथियों ने लगाया है? जिन भी साथियों ने लगाया है बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा, करेक्ट आंसर आप लोगों ने किया है। आइए भाई साहब आगे, और क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो शेयर करने में बिल्कुल भी कसर मत छोड़िएगा। साथियों बोला गया है कि परासरण की क्रिया है, तो परासरण की जो प्रोसेस है वो क्या है? हर बच्चा जानता है साथियों परासरण के बारे में। तो जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति दोनों एक परत की तरह कार्य करते बिल्कुल नहीं है, केवल जीव द्रव्य एकल परत की तरह कार्य करता है, बिल्कुल नहीं, केवल कोशिका झिल्ली एकल परत की तरह कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आइए जरा आगे साथियों ध्यान दीजिएगा, वातरंध्र तथा जलरंध्र छोटे छिद्र है निम्न समान लक्षणों के साथ। पहला, उनका खुलना तथा बंद होना संचालित नहीं है। ये गैसों का विनिमय करते हैं। ये सदैव बंद रहते हैं। ये पादप के एक ही अंग पर पाए जाते हैं। किसके साथ आप जानना चाहेंगे? कौन सा आंसर सही लगाना चाहेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, इनका खुलना तथा बंद होना संचालित नहीं है, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है, शेयर करिएगा सभी साथी। साथियों क्वेश्चन बोला है आपके स्क्रीन पर, क्या है साथियों कि जड़ों में वलकुट की एक कोशिका से संलयन दूसरी कोशिकाओं में जल का गमन निम्न के कारण है। तो आपका जो सही आंसर है अब बताते चलिएगा। तो सर हम लगाते हैं कि कोशिकाओं में अकार्बनिक लवणों के संग्रहण के कारण नहीं होगा। इसका आंसर होगा जल दाब प्रवणता, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन लेंदी आते ज़रूर है पर क्वेश्चन में जो आंसर होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। विष जैसे कि साइनाइड कोशिका परिवहन में सोडियम पोटेशियम अंतर्वाहक को रोकते हैं। यह विरोधी प्रभाव एटीपी के अंतर्क्षेपण के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। यह प्रदर्शित करता है क्या? एटीपी परिवहन तंत्र में वाहक प्रोटीन नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप कोशिकाओं में कोशिकार योग करते हैं, नहीं होगा। एटीपी ऊर्जा मुक्त करने के लिए एटी फेस के द्वारा जल अपरत जो है अपघटित होता है, नहीं होगा। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि साथियों पोटेशियम विनिमय पंप के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, बिल्कुल डी आंसर इसका सही होगा। बोला साथियों, क्वेश्चन बोला है कि एजोला एक जैविक पादप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला के लिए आप सभी आंसर करते चलिएगा, हम पढ़ते चलते हैं क्या है। पहला कि यह साथियों यह तीव्रता के साथ गुणित होकर अत्यधिक जीव भार जो है बनाता है, नहीं होगा। इसका N2 स्त्री कारक राइजोबियम के साथ यह सहसंबंध बनाता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डी की ओर चलते हैं। इसका N2 स्त्री कारक साइनोबैक्टीरिया के साथ संबंध बनाता है, जी हाँ भाई साहब, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। साथियों आप किसी भी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जीके है, आपको सारा कुछ किया जाएगा, साइंस जीके सब कुछ करवाया जाएगा। तो आप लगातार समाधान स्टडी के साथ बने रहें। आज का सेशन कैसा लगा सारे साथी बताइएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में,
और मज़ा आया होगा आज के सेशन में, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।